सुचरिता कुकरेती। क्या एक बार फिर मोदी विरोध का राष्ट्रीय मंच तैयार हो रहा है? हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर एक अहम बैठक चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता शरद पवार भले ही कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में एनसीपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, आरजेडी और कई राजनीतिक दल शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या 2024 के लिए एक बार फिर मोदी विरोध में एक तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है? मोदी विरोध में हाथ तो मिलाएंगे, लेकिन वो हाथ क्या कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। 2024 की तैयारी विपक्ष में होगी यारी। पावर मीटिंग से बनेगी बात। मोदी विरोध में पवार प्रशांत का खेला। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी देर हो, लेकिन ये तीन तस्वीरें इस बात का सबूत है कि मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। सियासत के हर शहमात के मास्टर शरद पवार और अपनी रणनीति से बंगाल में बीजेपी को हरा चुके प्रशांत किशोर इस पटकथा के केंद्र में है। इसके अलावा राकेश टिकैत जैसा हर किरदार जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है, विपक्ष उसे भी रिझाने में लगा है। 15 दिनों के अंदर शरद पवार से प्रशांत किशोर की 2 मुलाकातों के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। सोमवार को पवार प्रशांत की मुलाकात के बाद राष्ट्रीय मंच की अचानक बैठक बुलाई गई। सरकार के पास विजन नहीं है तो उससे देश का विजन खत्म नहीं हो जाता। देश के लोगों के पास, देश के उन नेताओं के पास जिन्होंने लगातार देश के लिए काम किया है, एक ठोस विजन है और उस विजन के आधार पर हम 2024 के भारत का निर्माण करेंगे। जिस तरह से अचानक राष्ट्रीय मंच को सक्रिय किया गया, उससे साफ है कि शरद पवार और प्रशांत किशोर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को साथ लाने के लिए जमीन तलाशने की कवायद में जुट गए हैं। इस बैठक का एजेंडा मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक करना, 2024 के लिए विपक्ष को साथ लाना, गैर कांग्रेसी दलों के बीच समन्वय बनाना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना। बंगाल में टीएमसी की जीत के चाणक्य रहे प्रशांत किशोर दूसरे दलों में बंगाल की कहानी दोहराना चाहते हैं। इस मिशन में शरद पवार से भरोसेमंद चेहरा और कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रीय मंच की बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहली बार हिस्सा लेंगे। आने वाले समय में यही राष्ट्रीय मंच तीसरे मोर्चे की जमीन बने, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मंच की इस बैठक में 15 दल शामिल होंगे। इनमें ओमर अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, संजय सिंह, डी राजा, जावेद अख्तर, केटीएस तुलसी, करण थापर सहित कई जाने माने चेहरे शामिल हैं। जिस तरह से विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निभा रही है, हर आदमी के मन में एक बात बैठती जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई दल खड़ा है तो आम आदमी पार्टी। फोरम के सामने कोई एजेंडा नहीं है, थर्ड फ्रंट की कोई बात नहीं है। वैसे भी थर्ड फ्रंट अकेला, अगर आपका मकसद है बीजेपी का सामना करना, तो वो नहीं कर सकता। विपक्ष की इस कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मोदी विरोध में विपक्ष एक हुआ है। ऐसे ठगबंधन बैठक तो समय समय पर होती रहती है, हमने हर चुनाव से पहले देखा है। ये बैठक भी करते हैं, हाथ पकड़ करके खड़े भी होते हैं, मगर सही समय आने पर साथ में लड़ते ही नहीं है, क्योंकि देश में आज एक लीडरशिप क्राइसिस है, कोई लीडर ही नहीं है। बीजेपी शरद पवार और प्रशांत किशोर की इस जोड़ी पर तंज कस रही है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि इनका निशाना नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को केंद्र में पटकनी देने के लिए कई बार जुगत की गई, लेकिन हर बार फ्लॉप साबित हुई। क्या इस बार शरद पवार और प्रशांत किशोर एक ऐसा दल बनाने में सफल हो सकते हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा भी हो सके, नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा भी दे सके? नरेंद्र मोदी के विरोध में एक राष्ट्रीय मंच खड़ा करने की ये शुरुआत है। वो चेहरा कौन सा होगा जो मोदी के सामने खड़ा हो सके? सबसे बड़ा सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक ममता काले, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक किशोर तिवारी जी, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, और साथ ही विवेक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं कि आज महाभारत के केंद्र में कौन से सवाल हैं। सवाल यह कि मोदी विरोध में इस बार एकजुट होगा विपक्ष, क्योंकि कोशिशें तो बहुत हुई हैं। सवाल पूछ रही हूं कि तीसरे मोर्चे का इस बार पीके कनेक्शन क्या है, प्रशांत किशोर कनेक्शन क्या है। सवाल पूछ रही हूं कि हाथ मिलाएंगे लेकिन मोदी से चुनाव जीत पाएंगे। सवाल पूछ रही हूं कि मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। मैं इन सवालों के जवाब जानूं उससे पहले आपको बताती हूं कि किस तरह से ये पहली बार नहीं है जब एक संगठन को जोड़ने की कोशिश की गई, जब तीसरे मोर्चे को साथ लाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा 2019 के चुनाव, नरेंद्र मोदी चुनाव में जीते, प्रधानमंत्री फिर बने, लेकिन 2018 की एचडी कुमारस्वामी की स्वेरिंग इन सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें देखिए। 2018 की मायावती और उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, सब हाथ एक साथ उठाए हुए। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी आरजेडी से तेजस्वी यादव आए हुए थे। ये सब एक मंच पर थे और उस वक्त एक बार फिर ये बात उठी कि क्या 2018 की, इसको फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को, ये एक बार फिर तस्वीर आवाज उठी कि क्या 2018 के में कि क्या तीसरा मोर्चा साथ आएगा और नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा। 2019 की तस्वीर आपको दिखाती हूं। 2019 में किस तरह से एक बार फिर वही तस्वीर सामने आई थी। 2019 की तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से 2019 में फिर एक मंच पर नजर आई विपक्षी पार्टियां, जिसमें ममता बनर्जी हैं और देखिए चंद्रबाबू नायडू हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं। ये सब हाथ में हाथ मिलाए। शरद पवार मौजूद है उस मंच पर, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, ये सब साथ आए और ये ठीक 2019 के चुनाव से पहले था। फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए 2019 की ये तस्वीर, और ये क्या कहती है। ये एक बार फिर कोशिश थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खड़ी करने की, लेकिन 2019 में क्या हुआ वो आपको गणित बताते हैं। 2019 के चुनाव हुए, 2019 में इनमें से जो पार्टियां आज की इस बैठक में शामिल हैं उनमें से कुछ के गणित आपको बताते हैं। 2019 में सीटें क्या, अगर हम एक बार दिखाएं 2019 की सीटें, 2019 में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की 22 सीटें आई, समाजवादी पार्टी की 5, सीपीआईएम की 3, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली लोकसभा में, कुल 31 सीटें। वहीं वो पार्टियां जो साथ आ सकती हैं लेकिन अभी साथ नहीं है, शिवसेना की 18, बीएसपी की 10, एनसीपी की 5, एनसीपी तो खैर साथ है ही, कुल 33 सीटें, यानी कि ये कुल मिलाकर 64 सीटें होती हैं तीसरे मोर्चे की, और बीजेपी की 303 सीटें। ये 2019 का गणित है, यानी 2019 में 303 सीटों पर बीजेपी जीती, और वो लोग जो हाथ मिला रहे थे उनकी सीटें कैसे कम हो गई वो भी आपने देखा। सर, प्लान क्या है, एजेंडा क्या है? देखिए, ऐसा है, जो आप ये पूछ रही है जो बैठक का एजेंडा क्या है, वो आपने अपने प्रतिवेदन में ही कहा, और इसका निचोड़ क्या है वो तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर पता चलेगा। जहां तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से ये राष्ट्रीय मंच की जो कि एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुप 2018 साल में शुरुआत हुई थी, उसकी एक मीटिंग है, और जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग आज यहाँ मिल रहे हैं। सर, लाइक माइंडेड यानी मोदी विरोधी, जिस तरह से सर लाइक माइंडेड यानी मोदी विरोध। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बता दीजिए, कोई एजेंडा है इस मीटिंग का, कोई एजेंडा है या नहीं है, या फिर जैसा बोल रहे हैं कुछ नहीं है? सुचरिता जी, जी कोई कुछ नहीं है, मोदी विरोध है एजेंडा इस बैठक का? देखिए, कुछ लोगों को जो है खाली समय में सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ उद्यम करना होता है, तो सुर्खियां बटोरने के लिए जिनका अपना राष्ट्रीय राजनीति पे किसी प्रकार का कोई अस्तित्व शेष नहीं बचा है, जो देखो शुक्ला जी, इतना अंडर एस्टिमेट मत, ऐसे लोग जो है सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की कवायद करते हैं, इस तरह की कवायद करते हैं। अब उस कवायद में जो है एजेंडा, आप पूछते हैं कि थर्ड फ्रंट, कहते साहब थर्ड फ्रंट नहीं है, आप कहते हैं एजेंडा क्या है, तो कोई एजेंडा नहीं है। आपने अभी एक महोदय से पूछा टीएमसी के नेता से, तो कह रहे साहब हम रिपब्लिक भारत का विरोध कर रहे हैं, फिर कहते साहब संविधान का विरोध, रिपब्लिक भारत
संविधान विरोधी का संविधान पढ़ा भी है क्या आपने? संविधान के कितने अनुच्छेद है इसकी जानकारी भी है क्या आपको? और संविधान में अपोजिशन पार्टी इकट्ठा नहीं हो सकती। करके स्पष्ट कर दीजिए संविधान में। तो इनको संविधान का पता है न राजनीति का पता है, लगातार सीखना कोलाहल मचाना। मैं तो मिश्रा जी को सुन रहा था, लेकिन जैसे करिए ना तीसरा मोर्चा बनाए, कौन मना कर रहा है साहब? आप तीसरा नहीं, आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां मोर्चा बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। आप बनाइए ना, खूब बनाइए, आप टिके रहिए, बनाइए मोर्चा, टिकाऊ भी आपका रहे और चुनाव में हमारे विरुद्ध लड़िए, हमारा स्वागत है। हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां जितना मोर्चा बनाना चाहे, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। बात करना पड़ेगा। बनाइए, खाली समय का सदुपयोग किशोर जी और मुझे बोलने दो, तरह से टिकाए रखिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। इतना आवश्यक है आपके। किशोर तिवारी जी, मुझे बस ये बताइए कि पवार साहब ने बताया है कुछ, क्या है एजेंडा इस बैठक का, क्यों ला रहे हैं साथ? शिवसेना साथ आएगी, नहीं आएगी, या फिर राज्य की राजनीति में ही साथ रहेगी? बताया आपसे, आपसे भी शेयर नहीं किया है? नहीं, देखो मैं अभी बताता हूं। ना ही तो प्रशांत किशोर की मीटिंग फॉर्मल थी, ना ही तो ये दूसरी मीटिंग फॉर्मल थी, ना ही तो आज की मीटिंग फॉर्मल है। मेरी बात समझ लो सुत्रिता। जिस प्रकार से किसान आंदोलन भड़का हुआ है, जिस तरीके से हालात बने हैं, तो इस पर समाज के बुद्धिजीवी और राजनीतिक पार्टी के लोग जिनको सरकार की कार्यपद्धति पसंद नहीं है, वो एक जगह आके कैसा आगे जाया जाए इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलता हूं, ऐसा कोई भी फ्रंट जिसमें टीएमसी, शिवसेना, टीआरएस, डीएमके या फिर कांग्रेस ना रहे, वो पर्याय नहीं हो सकती, ये भी एक बात है। लेकिन विपक्ष का संगठन करने की एक प्रयास हो रहा है, तो इसका स्वागत प्रेम शुक्ला जी करना चाहिए। इतना अहंकार भी नहीं रखना चाहिए कि हम अभद्रता से पेश आए। देखो क्या होता है, स्वागत क्या होता है कि मैंने तो कबूल किया ना। कहाँ अभद्रता की तिवारी? मैंने कबूल किया। कौन सी अभद्रता की तिवारी? कबूल किया। कौन सी अभद्रता की? नहीं तिवारी जी, अभद्रता कौन सी की? नहीं, अभद्रता कौन सी की? तुमने क्या बोला? क्या अभद्रता की? कृपया रेखांकित कर दे, मैं भी समझ जाऊं। देखो जनता की अभद्रता में क्या बोला? एक मिनट, क्या बोला? बात रख अब अभद्रता आप कर रहे हैं तिवारी जी। मैं बोलता अब तू तड़ाक आप कर रहे हैं। अभद्रता ये है, अब आप तू तड़ाक कर रहे हैं। शुक्ला जी मैं बता लेता हूँ ना, मैं बता लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से किशोर जी, जल्दी से ममता काले जी के पास जाना है। आपने बोला दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, पांचवा बनाओ, छठवां बनाओ। देखो हाँ बनाइए ना, तो क्या गलत है इसमें? जनता ही चुनेगी, बना सकते हैं ना, इसमें आपत्ति क्या है आपको? किशोर तिवारी जी, पहले तो मुझे ये बताइए, देखो अगर ये पहल हो रही है, ये पहल हो रही है किशोर जी, तो इसे मानने में क्या दिक्कत है? मुझे बताइए। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ममता काले जी को लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए, अगर ये पहल है तो इसे मानने में क्या दिक्कत है? क्योंकि बार बार ये कहना कि हम लोग आए हैं, अभी हम बैठ रहे हैं, चर्चा होगी, राज्य के देश के मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार के खिलाफ है। हाँ नहीं, हम मान रहे हैं, हम क्लियरली मान रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं, सरकार से सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ। देश की सरकार सेक्युलर नहीं है, देश की सरकार वेलफेयर और सोशलिस्ट नहीं करती है। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए। इन सब मुद्दों पे एक ऑल्टर पार्टी शुरू हुई है। 2024 बहुत दूर है, इसलिए ये 2024 की तैयारी की नहीं है, लेकिन मिलना जुलना चाहिए, अपोजिशन को स्ट्रांग होना चाहिए, तभी प्रजातंत्र आगे बढ़ेगा। अगर सरकार में कुछ नाकामियां हैं, कमियां, उनको जागृत करना नागरिकों का, अपोजिशन चैनल का और मीडिया चैनल्स का एक उत्तरदायित्व है, हम सबको निभाना चाहिए। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हम खुल के मिलेंगे। ठीक है, छुपाने वाली बात नहीं है ममता जी, छुपाने वाली बात नहीं है। भले ही विवेक जी कह रहे हैं, लेकिन वहां जो बैठक में पहुंच रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं हम मिल रहे हैं, लेकिन हम मोदी का विरोध नहीं कर सकता है थर्ड फ्रंट। ये बात भी सुन रहे होंगे ना आप विवेक जी, जो वहां पहुंचे पवन वर्मा, वो कह रहे हैं मोदी का विरोध हम नहीं कर सकते हैं। तो ये छुपाने ढकने की चीज है या फिर खुलकर बोल रहे हैं? विरोध है, मोदी का विरोध नहीं कर सकते ममता जी, वो क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं, हम सरकार, मोदी के बदले सरकार शब्द यूज करिए। सरकार की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म होगा, डिस्कशन होगा। हाँ ठीक है, एक मिनट ममता जी, थर्ड फ्रंट फिर से कोशिश, फिर से हाथ उठाएंगे, लेकिन हाथ कुर्सी तक पहुंच पाएंगे?
धन्यवाद सुचरिता जी। आपने शुरुआत में ही बोला था कि 2019 में सारे के सारे किस प्रकार से ये सो कॉल्ड विपक्षी, जो असल में विपक्ष है नहीं इस देश के अंदर इस वक्त, वो इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने एक गाना गाया था बॉलीवुड का, हम साथ साथ हैं। और जैसे ही 2019 के बाद इनको मुंह की खानी पड़ी, जमीन की धूल चाटनी पड़ गई, मैंडेट जो था लैंडस्लाइड वो मिल गया भाजपा को और मोदी जी को, मोदी जी के कामों पर, विकासवादी नीतियों पर, तो इन्होंने एक दूसरे से बोलना शुरू कर दिया पहचान कौन। आपने बोला था पीके कनेक्शन, जब आप बात कर रहे थे उसमें पीके कनेक्शन आप खोज रहे थे। मैं कहती हूं सुचरिता, पीके, खाके, रोके, सोके, लड़के, मर के, जितने कनेक्शन निकाल लो, जितने कॉम्बिनेशन बना लो, 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही। जो करना है कर लो, जितने भी तुम्हें गठबंधन। मैं क्यों कह रही हूँ कि इस बैठक का पीके कनेक्शन क्या है, और बैठक का पीके कनेक्शन क्या है, एक बार मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ, उसके बाद मैं आगे आऊंगी। अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ। उसके बाद ये पीके कनेक्शन क्या है, क्योंकि शरद पवार से प्रशांत किशोर ने पिछले 15 दिनों में 2 मुलाकातें हुई हैं, उनमें से दूसरी मुलाकात कल हुई, उसके बाद आज शरद पवार के घर पर यह बैठक हुई। प्रशांत किशोर को मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां चुनाव उन्होंने कराए, 2014 में नरेंद्र मोदी की जो जीत थी उसमें स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर शामिल थे। चाय पर चर्चा ये उन्होंने करवाई और उसका असर क्या हुआ। उसके बाद 2015 में बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये भी प्रशांत किशोर को क्रेडिट इस जीत का जाता है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत, पंजाब की जीत, चाउंदा है पंजाब, कैप्टन दी सरकार, वो 2017 की बड़ी जीत, उसका क्रेडिट भी प्रशांत किशोर को जाता है। और वहीं 2021 में ममता बनर्जी की जीत, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, और प्रशांत किशोर का जो कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि उन्होंने कहा आई क्विट दिस स्पेस, लेकिन 2024 तक टीएमसी ने बढ़ा दिया है। आखिर 2024 में क्या है ये सब जानते हैं। लोकसभा चुनावों से पहले ये सुगबुगाहट कई कयासों को सामने ला दे रही है। वहीं आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सीटों का खेल रहा, ये भी आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी से अगर 2024 में जीतना है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती को साथ आना होगा, एसपी बीएसपी को साथ आना होगा। अभी 2022 में चुनाव है, दोनों सामने लड़ेंगे, लेकिन क्या 2024 में साथ आएंगे? वहीं देखिए दिल्ली में किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आना होगा 2024 के लिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली में साथ आ पाएगी? वहीं दूसरी तरफ आपको महाराष्ट्र का बताती हूं, किशोर तिवारी जी आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना राज्य में तो सरकार बनाए हुए है, लेकिन क्या राष्ट्रीय मंच पर 2024 के लिए साथ आएगी? यह भी एक चुनौती होगी। और वहीं बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट के साथ भी होना होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? यानी कि मोदी विरोध में आप ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं, वो ममता बनर्जी जिनके खिलाफ आपकी पूरी राजनीति दशकों की रही है। यही सवाल मैं पूछ रही हूं। अवधेश कुमार जी मुझे बताइए, क्या यह मुमकिन हो पाएगा कि वो जिनके खिलाफ ये पूरी राजनीति रही, उनके खिलाफ ये खुलकर अब उनके सामने आ जाए, साथ में चुनाव लड़े 2024 में, क्योंकि मोदी को हराना है? अवधेश जी। सुचरिता, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मोदी विरोध के लिए अगर दल इकट्ठे होते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उनको इकट्ठा होना भी चाहिए, पहले भी हुए हैं। क्योंकि कोई एक नेता इतना लोकप्रिय, शक्तिशाली होता है तो जो निराश विपक्ष होता है वो जगह जगह इकट्ठा होता है, इसलिए यहां तक हमको कोई समस्या नहीं है। अब दूसरी बात जो है, यहाँ देखो 3 इसके मूल बिंदु हैं। पहली बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर 2 बार मुलाकात के बाद शरद पवार जी को और अन्य नेताओं को प्रेरित करते हैं कि आइए बिल बन के बैठिए, हम आपको बता रहे हैं 400 सीटें हम जीत सकते हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि एक राजनीतिक और चुनाव प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के निर्देश और डायरेक्शन और उसके सुझाव पर देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल काम करें, इसका मतलब आपका कोई बड़ा राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। जो तीसरी बात है, तीसरे मोर्चे के 3 प्रयोग भारत में हुए। 1977 अलग परिस्थितियां थी, सब दल मिले थे। 1989 और 1996 1989 में हमने देखा बीजेपी और बाहर से वामपंथी दलों के कारण सरकार एक मिनट जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। सरकार गिर गई। 1996 में कांग्रेस के समर्थन से बनी थी सरकार, गिर गई। तो तीसरा मोर्चा इस देश में पहले कभी सफल नहीं हुआ। तो जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि इस समय 2024 में विलंब है और लोगों ने मीटिंग पहले शुरू कर दी और समय चुनाव के समय होता था। हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो यशवंत सिन्हा है कायदे से इस समय टीएमसी में है, लेकिन ये मीटिंग बुलाई गई है राष्ट्रीय मंच के नाम पर। तो इस प्रकार से अगर युद्ध होता है तो आमने सामने
होता है। आप किसी मंच से बैठक बुला, अरे बोलिएगा ना, किसी मंच से बैठक बुला विवेक जी के पास पहले जा रही हूँ। नहीं, किशोर जी, मैं पहले विवेक जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी मुझे बताइए जी, विवेक जी मुझे एक बात बताइए। हाँ, जल्दी से अवधेश जी। शरद जी के महाराष्ट्र में कांग्रेस कह रही है कि हम अलग लड़ेंगे, शिवसेना कह रही है कि अलग लड़ेंगे तो उनको जूते पड़ेंगे। तो सवाल यह है कि शरद जी को तो पहले महाराष्ट्र को पहले वो मजबूत करें, उसके बाद उनको आगे बढ़ें, तो विश्वसनीयता रहेगी और हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है विवेक जी, मुझे बताइए ना, इतने सालों आपने टीएमसी के खिलाफ राजनीति की, लेकिन अब 2024 के लिए साथ आने को तैयार हैं आप? देखिए सुनिए, अब ये स्पेसिफिक आंसर तो बिना प्रोडक्ट ब्यूरो मीटिंग के होता नहीं कम्युनिस्टों में। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कांग्रेस की सरकार जो बनी थी 2004 में, वो लेफ्ट के समर्थन से बनी थी। जब लेफ्ट के 60 से ऊपर एमपीज आए थे तो हम ही लोगों ने सरकार को खड़ा किया था, 5 साल चली थी। उसके बाद न्यूक्लियर डील के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मतभेद हुए तो समर्थन वापस लिया गया। कांग्रेस के साथ हम केरला में लड़ते आए हैं, लेकिन सरकार को समर्थन हमने दिया। तो लोकसभा में जब सीटों के समीकरण आएंगे अंत में, गठबंधन तब बनेंगे, नेता तब चुना जाएगा। और आप देखेंगे कांग्रेस भी इसमें शामिल हो। अभी आज कांग्रेस मीटिंग में नहीं आई है, लेकिन भी है 2-3 साल बाद भी। सर वो मैं वो 52 सीटें जोड़ देती हूँ। अभी 64 दिखाया था मैंने, वो 52 भी जोड़ देती हूँ। 2019 में 52 भी जोड़ लीजिए आप, अपने खाते में लीजिए वो 52 भी। फिर भी 303 थी सर, 303 अध्यक्ष थे, तब भी 303 थी सर। कैसे पहुंचेंगे वहां तक? 2 सीटें दी। ठीक है, मैं एक बार मिश्रा जी के पास जा रही हूँ, अगर मिश्रा जी नाराज ना हो और मैं बात आगे बढ़ा पाऊं। मिश्रा जी, मैं ये पूछ रही हूं कि प्रशांत किशोर जो कि स्ट्रैटेजिस्ट रहे पश्चिम बंगाल चुनाव में, जिसमें स्वीप किया एक तरह से टीएमसी ने, अब इन चुनावों के बाद प्रशांत किशोर आपके साथ 2024 तक रहे, तो क्या इसका सीधा सीधा मायना यह है कि ममता बनर्जी बतौर एक चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में खड़ी हो? मिश्रा जी। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो आज जो मीटिंग है वो कोई थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की मीटिंग नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह राष्ट्रीय मंच है जो कि ओपन एंडेड है। इसमें काफी सारे लोग हैं और यह बात भी सही है, जो यहाँ जो भारतवर्ष में हम जो विपक्ष के लोग हैं, हम मानते हैं जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात मोदी सरकार कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था भी तछनछ हो गई है। तो विरोधियों के पास, जो महाराष्ट्र में हो या कर्नाटक में या बंगाल में या तमिलनाडु में या अरुणाचल प्रदेश में, विरोधियों के पास बहुत ही जरूरी है जो विचारों का आदान प्रदान हो, विचार विमर्श हो। और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, तो बंगाल में 7 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। बहुत ही ग्लोरियस रिकॉर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और सब कोई उनको मानते हैं। पर अभी 2024 के बारे में कोई बात नहीं हुई है। आज की मीटिंग के साथ भी इसका कोई संपर्क नहीं है। पर देश में जो काफी सशक्त नेतृत्व है, सिर्फ ममता दीदी हैं ऐसी बात नहीं, काफी सारे नेतृत्व हैं। ये सब नेतृत्व मिलकर देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करेंगे। एक बार प्रेम शुक्ला जी को रिस्पॉन्ड करने देती हूँ। आपने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। प्रेम शुक्ला जी जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि आपको हटाना है, इसीलिए अब ममता दीदी को आना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, लोकतंत्र की बात कौन कर रहा है? जो उनके विरोध में चुनाव में काम कर दे, तो चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर बलात्कार कर दिया जाए। लोकतंत्र में बात कौन कर रहा है? जो हत्याएं करवा दे अपने विरोधियों की। लोकतंत्र में बात कौन कर रहा है? जिनको जो है, जिनके राज में, उनके विरोध में काम करने पर राज्य छोड़ जाने की मजबूरी हो जाए। तो लोकतंत्र पर ममता बनर्जी के लोग बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि हिटलर खुद स्वयं को लोकतांत्रिक होने का प्रयास कर रहा है, अपने चेहरे को जो है सुधारने का प्रयास कर रहा है। तो ममता बनर्जी और लोकतंत्र का कोई लेन देन नहीं है। ममता बनर्जी तानाशाह है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। विरोधियों पर जो है, विरोधी कार्यकर्ताओं के परिजनों पर बलात्कार करने से ज्यादा घृणित काम। और महिला मुख्यमंत्री के राज में उन महिला मुख्यमंत्री ने स्वयं को जो है आसुरी शक्तियों का नेतृत्व माना है
वो लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में उनका कोई लेन देन। मिश्रा जी हंस रहे हैं। मिश्रा जी क्यों हंस रहे हैं आप? आदरणीय मोदी जी का विरोध करना चाह रहे हैं। मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं? आपको पूरा अधिकार है। नहीं, मैं ये हंस रहा हूँ जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको नहीं पता है, उन्होंने जो सब आरोप लगाए वो सब पूरे खारिज हो चुके हैं। और बंगाल में ये लोग मान के चल रहे थे कि बहुत बड़ी मोदी लहर है, बीजेपी लहर है, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, हजारों करोड़ रुपया लेके आए थे और मुंह की खा के गए। मैं इसी बात से आगे बढ़ती हूँ। ममता काले जी के पास जा रही हूँ। आगामी दिनों में ये उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। ममता काले जी, अब एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि भले ही राज्यों में बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन केंद्र में और देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने वाला चेहरा अभी तक कोई है नहीं। और यही दिक्कत बार बार आती है थर्ड फ्रंट को गठित करने में। चेहरा कौन होगा मोदी के सामने? जी देखिए सुचरिता जी, एकदम सच बात है। आज अगर इस देश में कोई इस देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जा सकता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और अंतरराष्ट्रीय फोरम पर भी आज अगर भारतवर्ष स्थापित है, उसका सम्मान है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने करी हैं जो कभी इस देश के अंदर नहीं हुई, वो मोदी जी के कार्यकाल में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई दूसरा चेहरा भारतवर्ष के अंदर ऐसा नहीं है जिसको कोने कोने में आप चले जाइए, कस्बे कस्बे में चले जाइए, आप बिल्कुल किशोर जी इसकी बात आ रही है आपके पास। मोदी जी के विरोध में आप किसको देखेंगे तो वो बोलेंगे मोदी जी। 30 मोर सेकेंड्स। आज की जो पूरी ये बैठक चल रही है, इसका औचित्य कहां है? शरद पवार जी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने वाली राजनीति के लिए सुचरिता बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। वो करते कुछ और है, दिखाते कुछ है, ये उनका इतिहास रहा है, ये हम सब जानते हैं। अब इस आज की जो ये मीटिंग है, इसमें तीन तिकड़ी झोल झपाटे की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, जिसको शरद पवार जी ने ही गठित किया है, उसके जो दो पहिए हैं वो तो है ही नहीं। ना यहाँ पर शिवसेना है, ना कांग्रेस पार्टी है, ना सपा भी नहीं है, बाय द वे चंद्रबाबू नायडू भी नहीं है। तो इतने सारे घटकों को बाहर क्यों निकाला? मेरे पास समय फिलहाल इतना ही था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।